दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने पंचायती राज की एमसीक्यू सीरीज़ को कंप्लीट किया था, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, और साथ में उसमें व्याख्या भी था, जो हमारे सीजीपीएससी और सीजी व्यापम और आने वाले ईडीओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको उसकी नीड है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज से हम सीजी पाठशाला में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे कि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, इसमें होने वाले आबकारी विभाग के एग्ज़ाम, एडीईओ के एग्ज़ाम और एडीआई से रिलेटेड एग्ज़ाम, और इसके अलावा व्यापम जो भी एग्ज़ाम लेगा सारे के सारे एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। उसमें से आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज छत्तीसगढ़ का नामकरण और प्राचीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के नामकरण से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके हेल्पफुल रहेंगे, साथ में इसका व्याख्या भी रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन छत्तीसगढ़ खालिस्तान के आधार पर है, जातियों के आधार पर, किलों के आधार पर, बोलियों के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर। क्वेश्चन पूछ रहा है जो छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है छत्तीसगढ़, वो किसके आधार पर हुआ है। तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कलचुरी काल के आधार पर, किलो के आधार पर हुआ है। इसमें 18गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में तथा 18गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में था। उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा था। क्या ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी चिस्म ने सन 1868 ईस्वी में कलचुरी राजा कल्याण साय, जो 1544 से 1581 तक शासन था, की राजस्व पुस्तिका को आधार बनाकर इस क्षेत्र को 36 गढ़ों किलों में बांटा गया था। 18गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर राज्य के अधीन एवं 18गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर राज्य के अधीन थे। छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में इसे ही सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। उक्त छत्तीसगढ़ों का नाम निम्नानुसार है। रतनपुर के छत्तीसगढ़ों के नाम शिवनाथ नदी के उत्तर में, जिसमें थे रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरोदगढ़, कोटगढ़, नवागढ़, सोंडीगढ़, ओखरगढ़, पंडरभाठा, सेमुरियागढ़, मदनपुर चांपा, लाफागढ़, कोसगई, छुरी, केदागढ़, मातिनगढ़, उपरोड़ागढ़, कंडरी, करकट्टी, ये सारे के सारे रतनपुर के गढ़ थे। अब ब में है रायपुर के शिवनाथ नदी के दक्षिण में आने वाले गढ़, जिसमें रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवंग, अमीरा, दुर्ग, सारधा, सिरसा, मोहदी, खलारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, सिंघनगढ़, सुअरमाल, टेगनागढ़, अकलवाड़ा, अकलतरा, ये सारे के सारे नाम आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरियों के संबंधित कुल खालिस्तानगढ़ किले इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रखने के लिए आधार बने। तो छत्तीसगढ़ अभी देखा गया था, छत्तीसगढ़ों के नाम भी देखे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है। कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है। अभी हमने ऊपर देखा था व्याख्या में नाम, उसमें कौन सा मौजूद नहीं है वो हमको देखना है। ऑप्शन ए पावागढ़, ऑप्शन बी सिंघनगढ़, ऑप्शन सी कोटगढ़, ऑप्शन डी नवागढ़। तो ऑप्शन ए पावागढ़ हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। व्याख्या, सिंघनगढ़, कोटगढ़ एवं नवागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जबकि पावागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, वे कौन हैं। सर्वप्रथम अपनी कृतियों में किसने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, वो पूछा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देते हैं सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी धनीधरम दास, ऑप्शन सी दलपत राम राव, ऑप्शन डी वीर नारायण सिंह, ऑप्शन ई माधवराव सप्रे।
तो आपने कभी पहले भी कभी सुना होगा, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे दलराम राव, जिसे दलपत राव भी कहा जाता था। उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दलपत राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। व्याख्या, साहित्य के संदर्भ में छत्तीसगढ़ नाम का सर्वप्रथम प्रयोग खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि दलराम राव ने 1497 में किया था। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ छत्तीस में ना गड़ैया रही, ये उनका एक लाइन था जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो छत्तीसगढ़ का कुछ खास साक्ष्य वैदिक काल का कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी देखते हैं ऑप्शन ए दक्षिण कोसल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दंडकारण्य, ऑप्शन डी गोंडवाना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि वैदिक काल का छत्तीसगढ़ में कोई खास साक्ष्य नहीं मिलता है। व्याख्या, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र की कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। वाल्मीकि कृत रामायण में उत्तर कौशल एवं दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा था उसमें उत्तर कौशल एवं दक्षिण कौशल नाम का उल्लेख मिलता है। उत्तर कौशल सरयू नदी के तट के उत्तर में स्थित था, जहाँ की राजा दशरथ थे। दक्षिण कौशल विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित था, जहाँ की राजा भानुमंत थे। वही भानुमंत जिनकी पुत्री का नाम भानुमती कौशल्या था और उनके पुत्र का नाम राम जी है एवं उनकी पुत्री कौशल्या थी। राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था। इस तरह दक्षिण कौशल भगवान श्री राम का ननिहाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दक्षिण कौशल, ऑप्शन बी उत्तर कौशल, ऑप्शन सी पूर्व कौशल, ऑप्शन डी पश्चिम कौशल। तो अभी आपने व्याख्या में देखा है दक्षिण कौशल कहा जाता था। और ये कौन से पर्वत के दक्षिण में है? विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में होने के कारण छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आ, छत्तीसगढ़ का मानचित्र सी हॉर्स मछली जैसा दिखाई देता है, तो ये सही है। सेकंड, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था, तो ये लाइन गलत है। दंडकारण्य नहीं कहा जाता था। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हुई, तो ये सही है। स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1948 में छत्तीसगढ़ के 14 रियासत भारत संघ में शामिल हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग पहला और तीसरा सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ का मानचित्र सी हॉर्स मछली के समान दिखता है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को दक्षिण कौशल एवं बस्तर के क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। बस्तर जो है दंडकारण्य और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी एरिया था वो दक्षिण कौशल के नाम से। 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, तो ये सही है। छत्तीसगढ़ पूर्व समय में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग का हिस्सा था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, तो ये गलत है। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था, दक्षिणापथ नहीं कहा जाता था। ये कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको ध्यान रखिए, दक्षिण कौशल। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक संस्कृति महत्व है, तो ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक संस्कृति महत्व है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था
प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, न कि दक्षिणापथ। छत्तीसगढ़ का अपना पृथक सांस्कृतिक महत्व है, जो आगे के क्वेश्चंस में हम करेंगे, पूरे महत्व को देखेंगे। अब यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास चालू हो जाता है। स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में। आइए देखते हैं किस किस टॉपिक से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले रहेगा पाषाण काल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, रामायण काल, महाभारत काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, नलवंश, राशि तुल्य वंश, सरबपुरीय वंश। याद रखें, छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश राशि तुल्य वंश होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिरपुर के पांडु वंश, मैकल के पांडु वंश, उड़ीसा के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश को, बाणवंश को पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड विविध पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हमारा प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा रहेगा कलचुरी शासन रहेगा, मराठा शासन रहेगा। इस तरीके से मध्यकालीन इतिहास में पहुंचेंगे। उसके बाद ब्रिटिश कानून को देखेंगे, ब्रिटिश कानून से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बनी रहिएगा। जल्दी से जल्दी टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम से पहले। सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल 4 भाग में बटा हुआ है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैलचित्र रायगढ़ जिले में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल का सबसे ज़्यादा साक्ष्य रायगढ़ में ही मिला है। जैसे रायगढ़ के सिंघनपुर की गुफा में, छापामार में, भंवरखोल, गिद्ध, सोनबरसा, अमर गुफा में, ये सब में मिला हुआ है। इसके अलावा कबरा पहाड़ में भी मिलता है, महानदी घाटी के आसपास मिलता है, करमागढ़, बसनाझार, लिखामाड़ा, बेनीपाटा, बोतलदा, ये सारे रायगढ़ में हैं। तो रायगढ़ जो है इतिहास के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या: सर्वाधिक प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। रायगढ़ जिले में स्थित सिंघनपुर की गुफा से सर्वाधिक प्राचीनतम शैलाश्रय प्राप्त हुए। वास्तव में यह पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। सिंघनपुर की गुफा की खोज वर्ष 1910 में C.W. एंडरसन ने की थी। इनके साथ खोजकर्ता दल में अमरनाथ दत्त भी शामिल थे और इनके सहयोगी के रूप में C.J. वेलिंगटन भी थे, जिन्होंने प्रकाशन किया था 1918 ईस्वी में प्रकाशन किया था। और जानकारी प्राप्तकर्ता में लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर N. घोष और D.H. गार्डन भी थे। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है, इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सिंघनपुर पहाड़ में कुल 3 गुफाएं हैं, जहां 23 गेरुआ लाल रंग के शैलाश्रय उपस्थित हैं। सिंघनपुर की गुफा में मौजूद शैलाश्रय में 2 शैलचित्र जलपरी, मरमेड कहा जाता है जिन्हें, तथा सीढ़ीनुमा मानव उल्लेखनीय है। सीढ़ीनुमा मानव का और 2 जलपरी का चित्र वहाँ पर पाया गया है जो उल्लेखनीय है। इन शैलचित्रों का एकत्रीकरण पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडेय एवं इतिहासकार डॉक्टर N. घोष व D.H. गार्डन द्वारा किया गया था। सिंघनपुर गुफा की वास्तविक भौगोलिक स्थिति चवरढाल पहाड़ी है। वास्तविक भौगोलिक स्थिति इनकी चवरढाल पहाड़ी है सिंघनपुर गुफा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कबीरधाम, ऑप्शन डी सरगुजा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा था ऑप्शन बी रायगढ़ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चवरढाल पहाड़ी पर इसी शैलचित्र का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी बसनाझार, ऑप्शन सी सिंघनपुर, ऑप्शन डी टेरम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंघनपुर। इसका खोज एंडरसन ने 1910 में किया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें
उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है। तो कबरा पहाड़ भी रायगढ़ से संबंधित है, रायगढ़ में कबरा पहाड़ है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। रायगढ़ जिले में स्थित पाषाणकाली स्थल निम्न है। तो उनका काल और उनका स्थल देखेंगे। पूर्व पाषाण काल से संबंधित सिंघनपुर की गुफा है, सोनबरसा है, भंवरखोल, गिद्ध और छापामार है। तो वहीं मध्य पाषाण काल से संबंधित कबरा है, कबरा पहाड़ है। उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल है महानदी घाटी क्षेत्र, जो रायगढ़ में है। नव पाषाण काल से संबंधित टेरम है, जो रायगढ़ में है। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो चितवा डोंगरी गुफा राजनांदगांव में स्थित है। व्याख्या, चितवा डोंगरी नवीन जिला मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी पूर्व में राजनांदगांव में जिले में स्थित थे। तो पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब, 2017 में, तब ये राजनांदगांव में स्थित था। अब नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में स्थित है चितवा डोंगरी जिला। चितवा डोंगरी नव पाषाणकालीन स्थल है। चितवा डोंगरी की खोज भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र मिश्र ने की थी। चितवा डोंगरी से छिदित घन औजार एवं ड्रैगन आकृति के 27 शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो चितवा डोंगरी से संबंधित किसने की थी? भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए, चारों से पाषाण युक्त औजार प्राप्त हुए हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसको क्रम के हिसाब से जमाना है कि पहले कहाँ प्राप्त हुआ, फिर कहाँ प्राप्त हुआ, फिर कहाँ प्राप्त हुआ। जैसे पहले में दिया है धनपुर जिला बिलासपुर, दूसरा अर्जुनी जिला दुर्ग, तीसरा सिंघनपुर जिला रायगढ़, चौथा कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। पाषाण युग के कालक्रम में जैसे पूर्व पाषाण काल युग, मध्य पाषाण काल युग, उत्तर पाषाण काल युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूटों के आधार पर निर्धारित करना है। मतलब पहले पूर्व पाषाण काल का, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल से संबंधित जमाना है। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल आता है और पूर्व पाषाण काल हमारे सिंघनपुर से संबंधित है। तो ये हमारा पहला हो जाएगा, मतलब सबसे पहले ये पहला सीक्वेंस है, पहले मतलब तीसरा वाला पहले आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। तो ये ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया है, पहले तीसरा को दिया है। फिर चौथा देखते हैं, कबरा पहाड़ हमारा मध्य पाषाण काल से है। कबरा पहाड़ मतलब मकबरा, मकबरा मतलब मध्य, का से कबरा और कबरा रा से रायगढ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला हमारा दूसरा सीरीज़ में है। तो ये देखो, ये तीसरे के बाद चौथा, फिर पहला धनपुर, ये उसके बाद अर्जुनी आ जाएगा चौथे में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या, पाषाण काल से के स्थलों के आधार पर प्राप्त औजारों का क्रम निम्न है। सिंघनपुर रायगढ़ ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित, कबरा पहाड़ रायगढ़ मध्य पाषाण काल से संबंधित, तीसरा धनपुर बिलासपुर उत्तर पाषाण काल से संबंधित, चौथा अर्जुनी दुर्ग नव पाषाण काल से संबंधित। मध्य पाषाण काल का याद करने के लिए इजी है, मकबरा से याद करना, रा, मा से मध्य, का से कबरा पहाड़, बा से बसनाझार और रा से रायगढ़, ये सारे रायगढ़ में आते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए तालागांव, ऑप्शन बी मल्हार, ऑप्शन सी तुम्बाड़, ऑप्शन डी शिवरी नारायण। तो ये ऑप्शन बी मल्हार सही हो जाएगा। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मल्हार बिलासपुर से प्राप्त होता है। महापाषाण मतलब बड़े बड़े पाषाणों के घेरे बनाकर बीच में शव को रखा जाता था, इसी काल को महापाषाण काल से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित स्थानों में से
कहाँ पाषाण युग का मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए करका भाटा सही हो जाएगा। यहाँ से मेनहीर महापाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रामायण काल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। देखते हैं 10वां, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले याद रखना जो तुरतुरिया है वो बलौदा बाजार में है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी वाल्मीकि जी का आश्रम, ऑप्शन बी गुफा चित्र, ऑप्शन सी अभ्यारण्य के कारण प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी मंदिर के कारण, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन ए वाल्मीकि जी के आश्रम के कारण प्रसिद्ध है, जो रामायण काल से महत्वपूर्ण है। व्याख्या, बलौदाबाजार जिले में स्थित बारनवापारा अभ्यारण्य के निकट तुरतुरिया ग्राम में वाल्मीकि आश्रम स्थित है। माना जाता है कि लव और कुश का जन्म इसी आश्रम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो अभी देखे थे तुरतुरिया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय परंपरा के अनुसार श्री राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए? तो ये खरौद में, तुरतुरिया में, पंचवटी में, या शिवरी नारायण? तो शिवरी नारायण में राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए। और सबरी माता का मंदिर खरौद में है। याद रखना सबरी माता का मंदिर खरौद में है, लेकिन राम जी ने सबरी माता से जो जूठे बेर खाए वो शिवरी नारायण में खाए थे। व्याख्या, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण स्थान पर प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार की श्री राम वनगमन पथ योजना में अंतर्गत शिवरी नारायण को विकसित किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाभारत काल से संबंधित। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? ऑप्शन ए सिंगनपुर, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी सिरपुर, ऑप्शन डी रतनपुर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रतनपुर को रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता था। व्याख्या, महाभारत के अनुसार रतनपुर को मणिपुर, रत्नावलीपुर तथा कुबेर नगर के नाम से जाना जाता था। यह ताम्रध्वज नामक राजा की राजधानी हुआ करती थी। ताम्रध्वज नामक राजा की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? जो जैन तीर्थंकर जो थे ऋषभ तीर्थ, उनकी साहित्यिक जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी आदि पुराण, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र, ऑप्शन ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा महाभारत से। व्याख्या, ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत महाभारत है। शक्ति पूर्व में जांजगीर चांपा जिले में स्थित गुंजी दमौदरहा से ऋषभ तीर्थ की जानकारी प्राप्त होती है। अब गुंजी दमौदरहा जो है वो शक्ति में है, पहले जांजगीर चांपा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। पहला आरंग, दूसरा खल्लारी, तीसरा रतनपुर, चौथा रायपुर। तो आरंग और रतनपुर से राजा मोरध्वज का संबंध जोड़ा जाता है। तो पहला और तीसरा जिसमें होगा वो सही होगा, तो ऑप्शन सी सही है हमारा। व्याख्या, प्राचीन जनश्रुतियों के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर से है। कालांतर में राजा मोरध्वज ने अपनी राजधानी रतनपुर से आरंग स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैहय वंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दंत कथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। तो ये सही है, जो मयूरध्वज थे वो युधिष्ठिर के समकालीन थे। ऑप्शन बी अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हुआ था। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। तो ये भी सही है। कहीं कहीं बोला जाता है कि श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था इस विवाद का निपटारा, और कहीं कहीं युधिष्ठिर के द्वारा। नेक्स्ट, मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था।
तो ये गलत है। मयूरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवाया था, अपने आप को नहीं। और यहाँ जो गलत है वो बताना था, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या। जनश्रुतियों के अनुसार राजा मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज और अर्जुन के मध्य विवाद हुआ था। इस विवाद का समाधान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर तथा मोरध्वज द्वारा किया गया था। राजा मयूरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज को आरे से काटा था। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो मौर्य काल से संबंधित रहेगा। मौर्य वंश राष्ट्रीय राजवंश थे जिनका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। छत्तीसगढ़ में इनका साक्ष्य शक्ति जिला के ठठारी से, जांजगीर के अकलतरा से, सारंगगढ़ के बारवा देवगांव से था और रायपुर के तारापुर, आरंग और उड़ेगा से मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? कोरिया जिला जो है उसके लिए कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हरचौका, ऑप्शन बी मनेन्द्रगढ़, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी कोटाडोल। तो अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था कोटाडोल, जो वर्तमान में अभी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में है। पहले यह कोरिया जिले में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पढ़िए, हमको सही उत्तर का चयन करना है। पहला, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो ये कथन सत्य है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा, सरगुजा क्षेत्र की सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सही है। सीताबेंगरा, सरगुजा में जो सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफा है वहाँ पर ब्राह्मी लिपि में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा, अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। तो ये गलत है, अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि नहीं होती। तो पहला और दूसरा सही है, जो हमारा ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या। मान्यताओं के अनुसार अशोक कलिंग विजय के दौरान सरगुजा क्षेत्र से गुजरा था, अतः उत्तरी छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा से सीताबेंगरा तथा जोगीमारा गुफा से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में हैं, लेकिन अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि नहीं होती है। कलिंग अभिलेख का संबंध अशोक का कलिंग अभियान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में प्राचीन थिएटर था, उसका अवशेष कहाँ से मिलता है उसको पूछा गया है। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी बेलाडीला। तो ऑप्शन सी रामगढ़ की पहाड़ी में से प्राचीन थिएटर के साक्ष्य मिलते हैं। सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी पर इसी सीताबेंगरा गुफा में विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। व्याख्या। सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित सीताबेंगरा गुफा में विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला थिएटर के साक्ष्य मिले। इस प्राचीनतम नाट्यशाला का अध्ययन डॉक्टर संतलाल कटारे ने किया था। इसी रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित जोगीमारा की गुफा में सुतनुका नामक देवदासी तथा नृतक देवदत्त की प्रेम गाथा का उल्लेख जोगीमारा शिलालेख में किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, सुतनुका और देवदत्त का प्रेम गाथा कहाँ लिखा हुआ है? तो जोगीमारा में शिलालेख में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाने वाला स्थल कौन सा है? तो अभी देखे थे रामगढ़ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी रंगभूमि नाट्यशाला या रंगशाला किस जिले में स्थित है? अब जिला पूछा है, तो ये सरगुजा जिले में था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? तो अभी व्याख्या में देखे थे जोगीमारा के शिलालेख में सुतनुका और देवदत्त के प्रेम गाथा का उल्लेख हुआ है।
नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सातवाहन कालीन। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण कौशल में सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। इसका शासनकाल 72 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी तक माना जाता है। सातवाहन काल का राजधानी छत्तीसगढ़ में मल्हार प्रथम ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक था। उसके बाद यहाँ के प्रमुख शासक अपीलक, वरदत्तश्री और वेदश्री थे। आइए स्टार्ट करते हैं अब सातवाहन काल से संबंधित MCQ क्वेश्चन। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन। तो किरारी का काष्ठ स्तंभ किस शासनकाल से संबंधित है? सातवाहन के शासनकाल से। तो ये सातवाहन, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या। शक्ति जिले के किरारी से वर्ष 1921 को प्राप्त काष्ठ स्तंभ से सातवाहन वंश का पता चलता है। इसे वर्तमान में रायपुर महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है वर्तमान में रायपुर महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है, आप जाके देख भी सकते हैं। उल्लेखनीय है कि किरारी के काष्ठ स्तंभ से सातवाहन काल के कर्मचारियों के पदनामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कर्मचारी के जो पदनाम हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये भी याद रखें कि जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है उसका उपनाम यज्ञ स्तंभ लेख था। इसमें जो लिखा गया है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में, और इसकी लिपि ब्राह्मी थी। और यह तालाब हीराबान तालाब में यह प्राप्त हुआ था, जो अप्रैल 1921 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये अभी देखे थे, किरारी के काष्ठ स्तंभ से प्राप्त होता है। किरारी अभी कहाँ पे है? वर्तमान समय में शक्ति में है, पहले था जांजगीर चांपा में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ के प्राप्त अभिलेख किस शासक के हैं? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी तिवरदेव, ऑप्शन सी कुमारवर्दत्त, ऑप्शन डी महाशिवगुप्त। प्राचीन ऋषभ तीर्थ से प्राप्त शिलालेख कुमारवर्दत्त श्री के हैं, जो सातवाहन शासक थे, सातवाहन काल के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमोदरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वर्दत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? सातवाहन काल के एक शासक थे राजकुमार वर्दत्त, जिसने 1000 गायें दान में दी थी। तो वो स्थान किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी गुंजी ग्राम शक्ति, ऑप्शन डी बैकुंठपुर। तो ऑप्शन सी गुंजी ग्राम शक्ति के नाम से जाना जाता है। व्याख्या, दमोदरहा नाला चट्टान लेख गुंजी शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इसमें राजा वर्दत्त श्री द्वारा 1000 गायें दान देने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्र कौन थे? उल्लेखित पदाधिकारी, ये पदाधिकारी के पद का नाम है, इसका मतलब क्या था ये पूछा गया ऑप्शन। ये किरारी के यज्ञ स्तंभ, वही जो काष्ठ स्तंभ पाया गया था जिसका भाषा प्राकृतिक थी, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो ये कुलपुत्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अभियंता मुख्य मिस्त्री, ऑप्शन बी महाराज, ऑप्शन सी कुल का पुत्र, ऑप्शन डी दीवान। तो ये नाम देखकर तो लग रहा है कि कुल का पुत्र है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अभियंता मुख्य मिस्त्री को कुल पुत्र कहा जाता था। व्याख्या, किरारी के यज्ञ स्तंभ काष्ठ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुल पुत्र अभियंता मुख्य मिस्त्री था। अब नेक्स्ट वंश आता है गुप्त काल। गुप्त वंश के बारे में आप देखेंगे, जिसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। उससे पहले जान लेते हैं गुप्त वंश के बारे में। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी और इन्होंने छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल कहा था और दंडकारण्य क्षेत्र को महाकांतार कहा था। इसकी जानकारी हमें हरिशेन कृत्य प्राक प्रशस्ति में मिलती है। तो अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं।
पहला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभिलेख में निम्नलिखित राज्यों को जीता जिनमें से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कौन कौन से जगह को जीता है वो देखते हैं। अ कौशल, ब कुराट, सा महाकांतार और द पृष्ठपुर। तो हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र को कौशल कहा जाता था और दक्षिण क्षेत्र को महाकांतार। तो समुद्रगुप्त ने इन्हीं दोनों क्षेत्र को जीता था। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में कौशल तथा महाकांतार को जीता था जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते थे। याद रखें, उस समय कौशल का राजा वाकटक नरेश महेंद्र थे और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था और ग्रहण और मोक्ष की नीति के तहत उनका क्षेत्र उन्हें वापस लौटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य को प्रयाग प्रशस्ति में किस नाम से संदर्भित किया गया है? अभी देखे थे दक्षिण कौशल, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। दक्षिण कौशल नाम से संदर्भित किया है। और दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से संदर्भित किया है? महाकांतार नाम से संदर्भित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? तो इन्होंने हरिसेन कृत्य प्राग प्रशस्ति में इसका उल्लेख है। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन इनका जो दरबारी कवि था उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक एक रचना की थी, उसमें ये सब लिखा हुआ है। व्याख्या, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटक नरेश महेंद्र तथा महाकांतार के नलवंशी शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। तो महाकांतार के नलवंशी शासक थे व्याघ्रराज, उन्हें पराजित किया था और वाकटक वंश के राजा थे महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो कौशल राज्य का राजा कौन था? अभी देखे थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महेंद्र था। अभी व्याख्या में हमने देखा था महेंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और कथन को पढ़ के हमें क्या देना है? सही उत्तर को चुनिए। मतलब ये तीनों में से क्या सही है वो बताना है। पहला, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, तो ये सही है। दूसरा, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, ये भी सही है। तीसरा, इसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, तो ये गलत है। ग्रहण और मोक्ष की नीति के तहत वह राज्य को वापस लौटा दिया था, इसलिए पहला और दूसरा सही है, जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा वाकटक नरेश महेंद्र को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ कौशल प्रदेश को अपने अधीन नहीं किया था। ग्रहण और मोक्ष नीति के तहत वापस कर दिए गए थे, नीति का नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? अभी देखे थे व्याघ्रराज को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बानाबरस में निम्नलिखित गुप्त वंश का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। गुप्त वंश के कौन से राजा का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है बानाबरस में, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कच्छ का सिक्का प्राप्त हुआ है। कच्छ बृहदत्त को ही कच्छ कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है बृहदत्त। दूसरा, चंद्रगुप्त, इनका भी सिक्का प्राप्त हुआ है। तीसरा, स्कंदगुप्त का सिक्का यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसका प्राप्त नहीं हुआ ये पूछा है, तो ऑप्शन सी स्कंदगुप्त का प्राप्त नहीं हुआ है। समुद्रगुप्त का भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित बानाबरस से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कच्छ, बृहदत्त, कांचगुप्त आदि गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं, परंतु इसमें स्कंदगुप्त के सिक्के नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए पचराही, ऑप्शन बी अकलतरा, ऑप्शन सी सिरपुर, ऑप्शन डी बानाबरस। तो बानाबरस था, अभी व्याख्या में देखें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में गुप्त शासक कांचगुप्त के सिक्के दुर्ग जिले के बानाबरस से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट वंश नल वंश आ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं नल वंश। ये जो टॉपिक रहेंगे छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन स्टेट के सारे एग्जाम में आते हैं। CGPSC में आएंगे, अभी ADO में आएंगे, आबकारी विभाग में आएंगे, ADI में आएंगे, ये सारे एग्ज़ाम के लिए रहते हैं। तो जो मल्टीपल एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो, और किसी का पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम टारगेट है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इसमें एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है। तो वीडियो में बनी रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं नल वंश। नल वंश छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश है जिनका शासनकाल 4वीं से 12वीं शताब्दी तक था। इनका शासन क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र था। इनकी राजधानी पुष्करी थी और इस वंश का संस्थापक शिशुक नामक शासक था। इनका वास्तविक संस्थापक वैसे तो वरहा राज को कहा जाता था और अंतिम शासक नरेंद्र थवल थे। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो अभी मैंने आपको बताया पुष्करी थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कौशल के नलवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए तिवरदेव, ऑप्शन बी विलास तुंग, ऑप्शन सी हर्षगुप्त, ऑप्शन डी प्रसन्न मात्र। तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विलास तुंग नलवंशी शासक से संबंधित है। आप ये भी याद रखें, छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिर राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलास तुंग ने 7वीं से 8वीं शताब्दी में किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह पंचायतन शैली में बनाया गया था, जिसका जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था। आइए व्याख्या देखते हैं। नलवंश के प्रमुख शासक निम्न हैं। पहला शिशुक, दूसरा व्याघराज, तीसरा वृषभराज, चौथा वरहाराज, पांचवा भवदत्त वर्मन, छठवां अर्थपति भट्टारक, सातवां स्कंदवर्मन, आठवां स्तंभराज, नौवां नंदराज, 10वां पृथ्वीराज, 11वां विरूपाक्ष, 12वां विलासतुंग, 13वां पृथ्वीव्याघ्र, 14 भीमसेन देव, 15वां नरेंद्र थवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलास तुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलास तुंग ने करवाया है, वो कौन से राजवंश से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो जो वंश अभी पढ़ रहे हैं नल वंश, इसका सही आंसर है। व्याख्या, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नल शासक विलास तुंग ने कराया। इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ था। यह मुख्यतः विष्णु मंदिर है। विलास तुंग स्वयं वैष्णव धर्म स्वावलंबी थे। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था, जो कलसूरी शासक के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत कौन से साक्ष्य हैं? ऑप्शन ए सांची अभिलेख, ऑप्शन बी राजिम अभिलेख, ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन डी उदयगिरी अभिलेख। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजिम अभिलेख। व्याख्या, राजिम अभिलेख छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक साक्ष्य एवं प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे विलासतुंग के पिता विरूपाक्ष तथा पितामह पृथ्वीराज का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख 700 से 740 ईसा पूर्व से संबंधित है, ईस्वी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? किस राजवंश से संबंधित है रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ये पूछा जा रहा है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नल वंश से संबंधित है। व्याख्या, नल वंश के संबंध में निम्न स्रोत से जानकारी प्राप्त होती है। नल वंश की जानकारी निम्न स्रोत से प्राप्त होती है। पहला, रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख, यह अमरावती से प्राप्त हुआ था, महाराष्ट्र, जो
भावदत्त वर्मन का ताम्रपत्र था। दूसरा, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, यह उड़ीसा से प्राप्त हुआ है और ये अर्थपट्टी भट्टारक शासक से संबंधित है। तीसरा, पंडिया पाथर अभिलेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ था और इसे जारी करता भीमसेन देव थे। चौथा, पोड़ागढ़ अभिलेख जयपुर उड़ीसा से प्राप्त हुआ था और इसके जारीकर्ता स्कंद वर्मन थे। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गए हैं। पांचवा, राजिम अभिलेख, ये छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है और इसके जारीकर्ता विलासतुंग थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली थी? नल वंश के शासकों की छत्तीसगढ़ में स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए अडेंगा केसकाल, ऑप्शन बी बकावड़ बस्तर, ऑप्शन सी सरोना कांकेर, ऑप्शन डी दरभा बस्तर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अडेगा केसकाल से नल वंश के स्वर्ण मुद्रे प्राप्त हुए थे। अब नेक्स्ट जो राजवंश है राशि तुल्य वंश है, इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी जानकारी समझ लीजिए। राशि तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। इसकी जानकारी भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। इसके संस्थापक सूरा नामक एक राजा थे। इसकी राजधानी आरंग रायपुर था। इसका शासनकाल 4 ईस्वी से 6 ईस्वी शताब्दी माना जाता है। इनकी उपाधि राजयोगी था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले पूछा गया है। और इनके राज मुद्रा में सिंह अंकित होता था। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राशि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी भीमसेन प्रथम, ऑप्शन सी सूर, ऑप्शन डी दैत्य प्रथम। तो ऑप्शन सी सूर या सूरा, इन्होंने राशि तुल्य वंश की संस्थापना किया था। व्याख्या, राशि तुल्य वंश के संस्थापक सूरा थे। राशि तुल्य वंश की राजधानी आरंग रायपुर थी। राशि तुल्य वंश के शासकों का नाम, पहला सूरा या सूर जो प्रथम शासक थे, दूसरा दैत्य प्रथम, तीसरा विभीषण, चौथा भीमसेन प्रथम, पांचवा दैत्य वर्मन द्वितीय, छठवां भीमसेन द्वितीय जो अंतिम शासक थे। इन्हीं के ताम्रपत्र आरंग के ताम्रपत्र से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। राशि तुल्य वंश छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला पहला स्थानीय राजवंश, याद रखना, पहला स्थानीय राजवंश छत्तीसगढ़ का राशि तुल्य कुल्य वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश की स्थापना सूर ने की थी? सूर या सूरा, इन्हीं को सूरा भी बोलते हैं, सूर भी। तो ऑप्शन ए राशि तुल्य वंश यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि तुल्य वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए सरभपुर, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी आरंग। तो ऑप्शन सी आरंग सही आंसर है। यहीं से हमारा आरंग ताम्रपत्र प्राप्त हुआ जिसमें इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए रत्नदेव, ऑप्शन बी विभीषण, ऑप्शन सी भीमसेन द्वितीय, ऑप्शन डी दैत्य वर्मन। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं की आरंग ताम्रपत्र से इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशि तुल्य कुल की जानकारी निम्न अभिलेख से होती है। तो हम लोग अभी देखे थे भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र लेख से होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या, राशि तुल्य वंश की प्रामाणिक जानकारी वंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। इस ताम्रपत्र अभिलेख में राशि तुल्य वंश के शासकों यथा सूरा, दैत्य वर्मन, विभीषण आदि के संबंध में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए सूरा, ऑप्शन बी दैत्य वर्मन, ऑप्शन सी विभीषण, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। मतलब ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि ऊपर के तीनों के डिटेल दिया गया है। तो इस वंश से इतना ही क्वेश्चन था। इस टाइप का ही क्वेश्चन बनता है इजी।
बस अब सब याद रखिए, व्याख्या देखिए और थोड़ा डिटेल और देखिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है आपके लिए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट राजवंश हमारा रहेगा सरबपुरीय राजवंश। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजवंश है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसके बारे में पहले जानकारी देख लेते हैं। सरबपुरीय राजवंश का शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी तक थी, आसपास थी। इसके संस्थापक सरबराज थे और इसकी राजधानी अलग अलग राजाओं ने अलग अलग जगह रखी थी। जैसे सरबराज ने सरबपुर रखा था, प्रसन्न मात्र ने मल्हार प्रसन्नपुर रखा था और प्रवर राज प्रथम ने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। इनका धर्म वैष्णव धर्म था और इनको परम भागवत की उपाधि प्राप्त थी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस क्षेत्र में 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित था? तो ऑप्शन ए सरबपुरीय वंश यही सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है हमेशा, बस पढ़ते रहिएगा, सब एग्ज़ाम निकल जाएगा। सरबपुरीय वंश के प्रमुख शासक निम्न हैं। पहला सरबराज जो संस्थापक थे, दूसरा नरेंद्र, तीसरा प्रसन्न मात्र, चौथा जयराज, पांचवा सुदेवराज, छठवा प्रवरराज, सातवां प्रवरराज प्रथम, आठवां प्रवरराज द्वितीय। शायद ये प्रवरराज को ना डबल डबल दे दिया है इसका नंबरिंग, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबपुरीय राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के मुद्राएं प्रचलित किए थे? सरबपुरीय राजवंश के एक राजा थे जिन्होंने स्वर्ण मुद्रे प्रचलित किए थे, तो किसने किया था? ऑप्शन ए सरबराज, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी सुदेवराज, ऑप्शन डी प्रसन्न मात्र। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए। व्याख्या, सरबपुरीय राजवंश के प्रतापी शासक प्रसन्न मात्र ने गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के मुद्राएं प्रचलित किए थे। ये वैष्णव धर्म के संस्थापक थे और वैष्णव धर्म से संबंधित मतलब विष्णु जी से संबंधित गरुड़ और चक्र और शंख थे, तो उसी को इसमें मतलब छापा गया था अपने सिक्के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबपुरीय वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? अब याद रखिए ये जयराज के बारे में पूछा जा रहा है। ऊपर हम लोग जो देखे थे प्रसन्न मात्र के देखे थे, प्रसन्न मात्र के सिक्के में गरुड़ चक्र और शंख बना होता था और जयराज जो शासक थे उनके सिक्के में गज लक्ष्मी बना हुआ करता था। ये विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी माता का उसमें चिन्ह अंकित रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबपुरीय राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? तो ये गजलक्ष्मी ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए गजलक्ष्मी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरीय वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानी थी। सरबवंशी शासकों ने कौन कौन से जगह को अपनी राजधानी बनाई थी? मैंने बताया भी था ऊपर। पहला है प्रवरपुर। क्या प्रवरपुर को बनाई थी? नहीं, मैंने ऊपर नहीं बताया कि प्रवरपुर को बनाया था। दूसरा सरबपुर, तो इस सरबपुर को राजधानी बनाया गया था सरबराज के द्वारा, तो ये सही है। दूसरा सिरपुर, हाँ तो ये भी सही है, सिरपुर को राजधानी बनाया गया था प्रवरराज प्रथम द्वारा, जिसे श्रीपुर कहा जाता था। नेक्स्ट प्रसन्नपुर, तो प्रसन्नपुर को भी राजधानी बनाया गया था प्रसन्न मात्र के द्वारा, तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या वही है जो मैं बताया हूँ अभी। सरबपुर की राजधानी, सरबराज ने सरबपुर की राजधानी बनाया था, प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर और मल्हार को बनाया था, प्रवरराज ने सिरपुर को बनाया था जिसे श्रीपुर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबपुरीय ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था? क्या नहीं होता था सरबपुरीय ताम्रपत्र पर, वो देखना है। पहला, ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, तो ये तिथि होती थी, ये सही है। दूसरा, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ये भी होता था। तीसरा, ताम्रपत्र के लेख व उत्कीर्ण का नाम।
मतलब जो ताम्रपत्र बनाता था उसका नाम और लेखक का नाम, तो ये भी होता था। चौथा, ताम्रपत्र पर चित्र, तो ये नहीं होता था, और जो नहीं होता है वो बताना था। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होता था। व्याख्या, सरपूरीय ताम्रपत्र में जारी करने की तिथि, स्थान, जारीकर्ता का नाम उल्लेखित होता है, लेकिन ताम्रपत्र पर चित्र का अंकन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में शासन करने वाले सरपूरीय राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? तो मैं शुरू में ही बताया था वैष्णव धर्म था, इसलिए आंसर बी सही हो जाएगा। और इनको परम भागवत की उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरपूरीय शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्र बलराज को निम्न में से किस पद पर आसीन किया था? इंद्र बलराज को सुदेवराज ने किस पद पर आसीन किया था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए महाबलाधिकृत, तो महाबलाधिकृत पद में नहीं रखा था। ऑप्शन बी सर्वाधिकारीकृत, इसी में रखा था। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंद्र बलराज को सुदेवराज ने कौन सा पद दिया था? सर्वाधिकारीकृत के पद को दिया था। व्याख्या, सरपूरीय वंश के कौवा ताल अभिलेख से ज्ञात होता है कि सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रबल को सर्वाधिकारीकृत पद पर आसीन किया था। ये सारे बहुत प्राचीन राजवंश है, इनके बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए इसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है और लिमिटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब नेक्स्ट वंश देखते हैं, सिरपुर के पांडु वंश। वैसे याद रखिएगा, पांडु वंश को ही सोमवंश कहा जाता था, पांडु वंश और सोमवंश। और आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में 4 तरीके के पांडु वंश या सोमवंश मिलेंगे। पहले मैकल का सोमवंश, दूसरा ओडिशा का सोमवंश, तीसरा सिरपुर का पांडु वंश, चौथा कांकेर का सोमवंश। ये चारों के चारों मिलेंगे। तो अभी हम सिरपुर के पांडु वंश के बारे में क्वेश्चन करेंगे। चारों के चारों अलग अलग रहेंगे, पांडु वंश और सोमवंश देख के कंफ्यूज ना हो। तो अभी हम सिरपुर क्षेत्र के पांडु वंश के बारे में पढ़ेंगे। आइए उसके पहले उसकी जानकारी देख लेते हैं। सिरपुर के पांडु वंश 6वीं से 7वीं शताब्दी के शासनकाल में शासन करते थे। इनकी राजधानी सिरपुर या चित्रांगतपुर होती थी। सिरपुर को ही चित्रांगतपुर कहा जाता था। इनको भी उपाधि परम भागवत का मिला था। और इनका ताम्रपत्र सिरपुर के पेटिका शीर्ष लिपि में प्राप्त होती है। और इनके संस्थापक उदयन थे। और कहीं कहीं पर इंद्रबल को भी इनका संस्थापक माना जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? कौशलाधिपति की उपाधि पांडु वंश के किस शासक को मिला था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए तिवरदेव, ऑप्शन बी नानंदराज, ऑप्शन सी हर्षगुप्त, ऑप्शन डी महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इसका आंसर हो जाएगा तिवरदेव, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तिवरदेव को कौशलाधिपति की उपाधि मिली थी। व्याख्या, पांडु वंश के शासक व उनकी उपाधि। महाशिव तिवरदेव, महाशिव तिवरदेव को देखते हैं कौन कौन सा उपाधि मिला है। सकल कौशलाधिपति की उपाधि मिली है, कौशलाधिपति की उपाधि मिली है और परम वैष्णव की उपाधि मिली है। किसको? तिवरदेव को। नंदराज द्वितीय को कौशल मंडलाधिपति की उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? ऑप्शन ए तिवरदेव, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षगुप्त, ऑप्शन डी महाशिवगुप्त। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हर्षगुप्त ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था। हर्षगुप्त और राजकुमारी वाष्टा के पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन थे, याद रखना। व्याख्या, छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के प्रतापी शासक हर्षगुप्त ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा देवी से विवाह किया था। कालांतर में हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद वाष्टा देवी ने
हर्षगुप्त की स्मृति में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया, प्रारंभ में कराया था, जिसे महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पूर्ण कराया। तो प्रारंभ किसने कराया था? वाष्टा देवी ने कराया था, और उसको पूर्ण किसने कराया? बालार्जुन ने। तो आप देखते होंगे सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है फेमस, वो उसका निर्माण किसने कराया? वाष्टा देवी ने करवाया है। और वंश देखा जाए तो सिरपुर के पांडु वंश वालों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी वाष्टा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। कारण, इसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए नल वंश, ऑप्शन बी सरपुरी वंश, ऑप्शन सी पांडु वंश, ऑप्शन डी सोमवंश। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पांडु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में निम्न में से किसका मुख्यतः उपयोग किया गया है? ऑप्शन में मिट्टी, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी ईंट, ऑप्शन डी सीमेंट। तो ऑप्शन सी ईंट का उपयोग मुख्यतः किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित थे? छत्तीसगढ़ राज्य के किस राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित थे? तो ऑप्शन ए राजर्षि तुल्य वंश, ऑप्शन बी सोमवंश, ऑप्शन सी पांडु वंश। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पांडु वंश से संबंधित थे। व्याख्या, पांडु वंश प्रमुख शासक निम्न है। पांडु वंश के प्रमुख शासक एक एक क्रम में देख लीजिए, क्रम कभी कभी पूछता है। पहला उदयन, जिन्हें आदि पुरुष या संस्थापक कहा जाता है। दूसरा इंद्रबल, पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक। तीसरा नंदराज प्रथम। दूसरा महाशिव तिवरदेव। नेक्स्ट नंदराज द्वितीय। नेक्स्ट चंद्रगुप्त, फिर हर्षगुप्त, फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये सबसे प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी शैव, ऑप्शन डी जैन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैव धर्म। महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के थे। व्याख्या, मूलतः सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, मतलब आधे से ज़्यादा लोग वैष्णव धर्म धारण किए थे। लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव को मानते थे। हालांकि महाशिवगुप्त बालार्जुन सभी धर्म का समान संरक्षण प्रदान करते थे, सभी धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरौद के खलनेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशीय शिलालेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है? तो इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है खलनेश्वर मंदिर में? ऑप्शन में नंददेव, ऑप्शन बी ईशान देव, ऑप्शन सी तिवर देव, ऑप्शन डी महाशिवगुप्त। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ईशान देव। इंद्रबल तृतीय के पुत्र ईशान देव का नाम लखनेश्वर मंदिर में मिलता है। व्याख्या, इंद्रबल के तृतीय पुत्र ईशान देव के नाम का उल्लेख खरौद के लखनेश्वर मंदिर, जिसे लाखाचौर मंदिर से प्राप्त कहा जाता है, लाखाचौर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशीय शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पांडुवंश राजाओं को उनकी कार्यकाल अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। पहला महाशिव तिवरदेव, दूसरा अन्यराज प्रथम, तीसरा इंद्रबल, चौथा हर्षगुप्त। तो इंद्रबल को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसलिए ये पहले हो जाएगा। फिर दूसरा नंदराज, फिर तीसरा हमारा महाशिव तिवरदेव, फिर चौथा हर्षगुप्त। अब हर्षगुप्त के बाद महाशिवगुप्त बालार्जुन आता है। तो याद रखना पहला हमारा क्या है, तीसरा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी चीज़ को बता रहे हैं जो हम लोग देखे ऊपर, तो व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? याद रखें चित्रांगतपुर सिरपुर को ही कहा जाता था, और ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पांडुवंश। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित में से किस शहर की हेंसवांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? हेंसवांग ने
महासमुंद के किस शहर का यात्रा किया था 7वीं शताब्दी में? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिरपुर का यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेंगस्वांग ने सिरपुर की यात्रा की थी 7वीं शताब्दी में, ऊपर के क्वेश्चन में लिखा था, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को डील करेंगे, ठीक है। और जहाँ ऑप्शन देखना पड़े वहाँ देखेंगे। व्याख्या, चीनी यात्री हेंगस्वांग ने सिरपुर महासमुंद की यात्रा 7वीं शताब्दी 639 ईस्वी में की थी। इस दौरान महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल था। पूछा जाता है महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था? हेंगस्वांग आया था। उन्होंने अपनी पुस्तक सियुकी में छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा। छत्तीसगढ़ का क्या नाम दिया? कियासलो। कौशल को उसने कियासलो कहा। अपनी यात्रा के दौरान हेंगस्वांग ने दक्षिण कौशल की राजधानी के पास स्थित बौद्ध विद्वान नागार्जुन के निवास स्थान के बारे में बताया था। तो हेंगस्वांग ने बौद्ध विद्वान नागार्जुन के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय हेंगस्वांग सिरपुर आया था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन की में आया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेंगस्वांग ने दक्षिण कौशल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा? निवास स्थान के बारे में लिखा, तो अभी हमने देखा था नागार्जुन। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मैकल के पांडुवंश या सोमवंश। मैकल के पांडुवंश, इनका शासनकाल 5वीं शताब्दी के आसपास था और इनकी राजधानी अमरकंटक थी। और इस राजवंश की जानकारी मल्हार ताम्रपत्र के लेख से प्राप्त होती है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ? तो ये मैकल के पांडुवंश का संस्थापक मतलब शासक था। ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं। व्याख्या, सूरबल मैकल के पांडुवंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। इस वंश में जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल, सूरबल जैसे राजाओं ने शासन किया था। तो ये राजाओं का बस नाम दिए है, इसके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, और होगा तो थोड़ा देखेंगे और आगे। अब नेक्स्ट हमारा राजवंश रहेगा उड़ीसा के सोमवंश। इस वंश का शासनकाल 9वीं से 11वीं शताब्दी थी और इस वंश का संस्थापक शिवगुप्त थे। और इस वंश का जो उपाधि था मुख्य रूप से त्रिकलिंगाधिपति था और कौशलेंद्र था। आइए स्टार्ट करते हैं इस वंश से संबंधित पहला क्वेश्चन। प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो अभी हमने देखा उड़ीसा के सोमवंश, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 करने वाला महाभावगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए गंगवंश, ऑप्शन बी नलवंश, ऑप्शन सी राशि तुल्य कुलवंश, ऑप्शन डी सोमवंश त्रिकलिंगाधिपति। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी त्रिकलिंगाधिपति सोमवंश का था। व्याख्या, कौशल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 ईस्वी करने वाला महाभावगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी ओडिशा का सोमवंशीय शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण महाभावगुप्त ने की थी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारंजमुर शिलालेख किस शासक का था? ऑप्शन ए ययाति शिवगुप्त, ऑप्शन बी महाभावगुप्त चतुर्थ, ऑप्शन सी जन्मेऊ, ऑप्शन डी इंद्ररथ। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ययाति शिवगुप्त। मारंजमुर अभी शिलालेख ययाति शिवगुप्त का था। नेक्स्ट हमारा जो राजवंश है कांकेर के सोमवंश है। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक सिंहराज थे और कर्णराज और सोमराज इसके प्रमुख शासक थे। आइए स्टार्ट करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए
वाद्यराज, ऑप्शन बी सिंहराज, ऑप्शन सी बोपदेव, ऑप्शन डी नरहरदेव। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा सिंहराज। सिंहराज जो है कांकेर के सोमवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था जिसके निम्नलिखित शासक थे। पहला यशोराज, तो यशोराज जो है सोमवंश के शासक नहीं थे। दूसरा कर्णराज, तो कर्णराज सोमवंश के शासक थे। तीसरा लक्ष्मण राज, ये भी सोमवंश के शासक नहीं थे। चौथा सोमराज, तो सोमराज कर्णवंश के शासक थे। इसके अकॉर्डिंग दूसरा और चौथा में जो दिया है वो सोमवंश के शासक थे। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट वंश जो आता है बाण वंश आता है। तो बाण वंश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था। पाली में जो प्रशस्त मंदिर है उसे किसने बनवाया। ऑप्शन ए महाशिवगुप्त बालार्जुन, ऑप्शन बी सूर्यवर्मन, ऑप्शन सी प्रवरराज, ऑप्शन डी पृथ्वीपति द्वितीय, ऑप्शन ई बाण विक्रमादित्य। तो हमारा आंसर ऑप्शन ई बाण विक्रमादित्य सही हो जाएगा। व्याख्या, पाली का प्रशस्त शिव मंदिर बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने करवाया था, जो कलचुरी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा विविध। विविध में हमारे जितने भी राजवंश है उससे संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। मिसलेनियस, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों को क्या नाम है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है। तो बोला जा रहा है दूसरी सदी में पाए गए मूल्यवान सिक्कों का नाम क्या है। ऑप्शन ए ताम्र मुद्रा, ऑप्शन बी स्वर्ण मुद्रा, ऑप्शन सी रजत मुद्रा, ऑप्शन डी आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरी सदी में पाए गए मूल्यवान सिक्कों को आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा कहा जाता था। व्याख्या, भारतीय इतिहास के ईसा पूर्व दूसरी से तीसरी शताब्दी के कालखंड में मौर्य शासकों का वर्चस्व था। इस दौरान छत्तीसगढ़ में पाए गए प्राचीन सिक्के मौर्य काल के हैं। यह सिक्के आरंग, तारापुर, उड़ेला नामक स्थान में मिले हैं। इन मूल्यवान सिक्कों की खोज डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। इन सिक्कों को आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा के नाम से जाना जाता है। आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा किसने खोजा था, रमेंद्रनाथ मिश्र ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिलते हैं। ऑप्शन ए दुर्ग से, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी रायगढ़। तो कुषाण वंश के सिक्के मुख्यतः बिलासपुर से मिलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन के कौन से स्थान पर रखा गया है। एक ऐसी मूर्ति जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे, उस मूर्ति को कहाँ रखा गया ये पूछा गया। ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन सी तालागांव, ऑप्शन डी सिरपुर। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तालागांव में। इसे तालागांव में रखा गया है और इस प्रतिमा को रुद्र भैरव या रुद्र शिव की प्रतिमा कहा जाता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, मुंगेली जिले में सरगांव के पास अमेरिकापा ताला मनियारी एवं शिवनाथ के संगम के समीप स्थित है। अमेरिकापा मनियारी नदी और शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है। मनियारी नदी के किनारे ऐतिहासिक ग्राम तालागांव स्थित है। यहाँ से डोनाल्ड स्टोनर को वर्ष 1987 में लाल बलुका पत्थर से बनी 7 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी विलक्ष रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह अष्टभुजी विशाल प्रतिमा जिसके अंग जीव जंतुओं की आकृति से बनी है। इस प्रतिमा में कुल 11 प्राणियों का अंकन हुआ है। याद रखिए 11 प्राणियों का अंकन हुआ है। नेक्स्ट,
बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सार्वकालीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? ऑप्शन ए पारगांव, ऑप्शन बी अमोदा, ऑप्शन सी सरक्रापद, ऑप्शन डी सलोनी। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी सलोनी हो जाएगा। व्याख्या: बिलासपुर जिले में कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी अनुसार सर्वाधिकारी पुरुषोत्तम को सलोनी ग्राम दान में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो ऑप्शन ए राशि तुल्य कुलवंश। तो मैं आपको पहले ही बताया था, राशि तुल्य कुलवंश हमारा पहला क्षेत्रीय राजवंश था। व्याख्या: छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम एवं सर्वप्रथम राजवंश के संदर्भ में इतिहासकारों में राशितुल्य वंश तथा सरापुरी वंश को लेकर अंतर्द्वंद है। माना जाता है कि 5वीं-6वीं शताब्दी के समय राशितुल्य वंश का शासन था। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया था? कौन से राजवंश ने शासन नहीं किया था? ऑप्शन ए सरबपुर, इसने शासन किया था। ऑप्शन बी पांडु वंश ने भी शासन किया था। नल वंश ने भी शासन किया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मौखरी वंश ने छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, मौखरी राजवंश उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है, अतः इस वंश ने छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ का राजवंश और शासक सुमेलित है? मतलब छत्तीसगढ़ के राजवंश और शासक सुमेलित है, वो देखना है। ऑप्शन ए सरबपुरी भवदत्त वर्मन, तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। सरबपुरी राजवंश का शासक भवदत्त वर्मन नहीं था। ऑप्शन बी पांडु वंश महाशिवगुप्त बालार्जुन, तो ये सही है, पांडु वंश का शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन था। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर भी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, सोम वंश जगदेव भूषण, तो ये गलत है। नल वंश प्रसन्न मात्र, ये भी गलत है। व्याख्या: प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश का सबसे प्रतापी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन था। इसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता था। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया था। कौन से राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया है, वो देखना है, क्रम के अनुसार देखना है। पहला राशि तुल्य कुल्य वंश, इसने किया था और ये पहला ही क्षेत्रीय वंश था, इसलिए पहला रैंकिंग इसी का आएगा। दूसरा सरबपुरीय वंश, इसने भी किया था लेकिन राशि तुल्य वंश के बाद नहीं। तीसरा है नल वंश, तो इसने भी किया था, ये दूसरे रैंकिंग में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है चक्रकूट नागवंश, तो ये 4th नंबर में आएगा और ये 3 नंबर में आएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उनके क्रम के अनुसार देखा जाए तो। व्याख्या: प्राचीन राजवंशों का कालक्रम निम्न है। पहला राशि तुल्य वंश है, फिर दूसरा नल वंश है, तीसरा सरबपुरी है, चौथा चक्रकूट का नागवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था। इसके निम्नलिखित शासक थे। शैल वंश के शासक इसमें से कौन कौन है, वो देखना है। पहला है पृथ्वीवर्धन, ये सही है, ये था। दूसरा जयवर्धन, ये भी सही है, ये भी था। तीसरा राज्यवर्धन, तो ये गलत है, राज्यवर्धन नाम का कोई राजा नहीं था उसमें। चौथा श्रीवर्धन, तो ये भी था। तो पहला, दूसरा और चौथा जो है शैल वंश के शासक थे। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। आइए और डिटेल देख लेते हैं। व्याख्या: छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं-8वीं शताब्दी में शैल वंश के निम्न शासक थे। पहला श्रीवर्धन, जो इसके संस्थापक थे। दूसरा श्री पृथ्वीवर्धन। तीसरा जयवर्धन, विंध्य प्रदेश को जीता था, विंध्य प्रदेश को जयवर्धन ने जीता था। चौथा श्रीवर्धन द्वितीय, पांचवा जयवर्धन द्वितीय। ये सारे शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और हमको क्या देखना है, पढ़ के कूट के आधार पर उत्तर देना है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, तो ये सही है। दूसरा सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र से प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी।
प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी, ये भी सही है। तीसरा, सोम पांडुवंशीय राजा महाशिव गुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, ये भी सही है। पहला अ, बा और सात तीनों सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो दिया है वही व्याख्या में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, तो ये सही है। वाकाटक वंश ने अपना राज्य सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद स्थापित किया था। दूसरा, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम था, तो ये भी सही है। तीसरा, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, तो ये गलत है। विंध्य शक्ति का पुत्र प्रवरसेन नहीं था बल्कि गौतमी पुत्र था, तो इसके अकॉर्डिंग पहला और दूसरा सही है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन नागपुर थी। वाकाटक वंश के समकालीन वंश गुप्त व नल वंश थे। वाकाटक वंश के शासक निम्न हैं: प्रवरसेन प्रथम जो संस्थापक थे, महेंद्र सेन, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, देवसेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन द्वितीय और हरिसेन, ये सारे संस्थापक थे। प्रवरसेन का पुत्र विंध्य शक्ति नहीं बल्कि गौतमी पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची आ को सूची बा से मिलाइए। सूची आ में राजवंश दिया है और सूची बा में राजा का नाम दिया है, तो इसको मिलाना है। सबसे पहले है नल वंश। नल वंश का राजा कौन था? भवदत्त वर्मन था, जो इसके बा में दिया है, तो इसका बा सही हो जाएगा। दूसरा, सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश का राजा इसमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग है प्रसन्न मात्र, तो प्रसन्न मात्र सा में दिया है। पांडु वंश। पांडु वंश का राजा था हर्षगुप्त, तो इसका हो जाएगा, हर्षगुप्त तो था लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये शायद तिवर देव इसका हो जाएगा जो दा में दिया। और सोमवंश का राजा श्रीगुप्त बालार्जुन थे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बी। पहले का बा, दूसरे का सा, तीसरे का दा और चौथे का अ। यहाँ दिया है वंश और राजा। नल वंश का राजा भवदत्त वर्मन, सरबपुरी वंश का राजा प्रसन्न मात्र, पांडु वंश का राजा तिवर देव, सोमवंश का राजा शिवगुप्त। नेक्स्ट, सूची आ को सूची बा से सुमेलित कीजिए। इसमें भी राजवंश और शासक दे दिया है, तो नल वंश का कौन था? भवदत्त वर्मन था, जो यहाँ दिए हैं चौथे नंबर में। सरबपुरी वंश का राजा कौन था? प्रसन्न मात्र। पांडु वंश का राजा हर्षगुप्त और सोमवंश का राजा ये था, सोमवंश का राजा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये सेम यही दे दिया है, याद रखना। पांडु वंश का यहाँ पास हर्षगुप्त दे दिया है। नेक्स्ट, सूची आ को सूची बा से सुमेलित कीजिए। यहाँ भी राजवंश दिया है और शासक दे दिया है, लेकिन यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे शासक का नाम लिखा है और यहाँ पे राजवंश का नाम लिखा है, तो ये ध्यान देना। तो भवदत्त वर्मन कौन से वंश का था? ये था नल वंश का, तो इसका तीसरा हो जाएगा। प्रसन्न मात्र किसका था? सरबपुरी वंश का था, सरबपुरी वंश ये। महाशिवगुप्त किसका था? पांडु वंश का था। और व्याघ्रराज सोमवंश कांकेर का था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका डिटेल आप देख लेना, यहाँ पर है वही सब है। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। इसमें भी प्राचीन राजवंश दिया है और उसके शासक दिए। तो राजसी तुल्य वंश का कौन है? भीमसेन था। सरबपुरी वंश का प्रसन्न मात्र, पांडु वंश का महाशिवगुप्त बालार्जुन और नल वंश का भवदत्त वर्मन था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ वही सब दिया हुआ है। नेक्स्ट 93, सूची एक प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश और सूची दो शासक को सुमेलित कीजिए। सूची एक और सूची दो। नल वंश का शासक कौन था? नल वंश का शासक था स्कंदवर्मन। सरबपुरी वंश का शासक था सुखदेव राय। पांडु वंश का शासक था तिवरदेव और सोमवंश का शासक श्रीगुप्त बालार्जुन, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बी। डिटेल देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 सुमिलित कीजिए सेम वैसी। सरबपुरी वंश का राजा भीमसेन प्रथम था। नल वंश का राजा भवदत्त वर्मन था। सरबपुरी वंश का राजा प्रसन्नमात्र था और पांडु वंश का राजा तीवरदेव थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ व्याख्या दे दी है और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही दे दिया है, शासक और राजवंश, तो उसको मिलाना है। यहाँ राष्ट्रीय तुल्य वंश का शासक कौन था, भीमसेन द्वितीय। और सरबपुरी वंश का राजा प्रवरराज। पांडु वंश का राजा महाशिव कुतुब बालार्जुन। नल वंश का राजा भवदत्त वर्मन। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, शासक दिया है और राजवंश दिया है। राशि तुल्य कुल वंश भीमसेन प्रथम। नल वंश दिया है, ये है स्कंद वर्मन। सरबपुरी वंश दिया है जयराज। पांडु वंश का है चंद्रगुप्त। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों को उनके वंश के से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर नाम दे दिया और वंश, प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश का, इंद्रबल जो है पांडु वंश का, और बहरेंद्र साय ये कलचुरी वंश का है जो अभी हुआ नहीं है, ये मध्यकालीन इतिहास में रहेगा। भीमसेन द्वितीय था सरबपुरी वंश का, राष्ट्रीय तुल्य वंश का। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिटेल देख लेना। नेक्स्ट है सेम वैसी सूची 1। देखो यहाँ भी सूची 1 में शासक दिया है और सूची 2 में राजवंश दिया है। तो देखते हैं, इसमें हर्षवर्धन जो है पांडु वंश का है। प्रवरराज प्रथम सरबपुरी वंश का। विलास तुंग जो है नल वंश का। और भीमसेन जो है राशि तुल्य कुल वंश का। विलासतुंग ने एक मंदिर की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था आप कमेंट में बताइएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ व्याख्या है सेम वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शासकों के नाम उनके राजवंश से सुमेलित कीजिए। इसमें शासक दिया है और यहाँ पर राजवंश के नाम। कन्हर देव ये छिंदक नाग वंश के थे, शासक थे। स्कंद वर्मन ये नल वंश के शासक थे। दुर्गराज ये सरबपुरी वंश के शासक थे। और हर्षगुप्त ये पांडु वंश के शासक थे। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ उसका डिटेल है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हुई, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा सजेशन अपना। लास्ट क्वेश्चन, मध्य निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही उत्तर चुनना है इसमें। पहला, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। तो ये गलत है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर पांडु वंशी शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। तो ये सही है, प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट कहा जाता था। नेक्स्ट, भोरामदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवंश से संबंधित है। तो ये भी सही है, भोरामदेव मंदिर का जो शिलालेख है फणी नागवंश से संबंधित है। ये मध्यकालीन का हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ब और सा सही है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर पांडुवंशी शासकों ने बनवाया था। प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकूट भ्रमरकूट कहा जाता था। भोरमदेव मंदिर शिलालेख कवर्धा के फणी नागवंश शासकों ने से संबंधित है। तो ये हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास देखेंगे छत्तीसगढ़ का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कलचुरी शासक रहेंगे, रायपुर के कलचुरी, रतनपुर के कलचुरी, और उसके बाद कवर्धा के फणी नागवंश, छिंदक नागवंश, काकती वंश, ये सारे के सारे रहेंगे। तो वीडियो में बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।